हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का दूसरा सेट करेंगे लोग कंप्लीट। पहले सेट में हम लोग जो है सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे थे लोग, उसमें और भी जो क्वेश्चन बाकी है उसको देख लेंगे लोग। और ये जो सेट है आपका कंटिन्यू चलते रहेगा। आपका जो काम है, अगर सेट बेहतर लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करते रहिए, जोड़ते रहिए, ताकि अच्छे से ये जो है सेशन आप लोग का चलते रहे। तो शुरू करते हैं आज दूसरे सेट को। यहाँ आएंगे तो ये जो सेट है ना, आप सभी को पहले से पता है कि हम लोग का जो एप्लीकेशन लॉन्च हुआ उसमें बहुत सारे बच्चों ने जुड़ा हुआ है और सब कोई थ्योरी क्लास वहां से कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी बिहार बोर्ड को बहुत डिटेल से पढ़ाया जाता है। छठा क्लास का जो ज्योग्राफी का पहला नंबर चैप्टर है, चैप्टर का नाम है सौर मंडल। उसको बहुत अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूँ और हमको लग रहा है एक दो दिन में सिक्स क्लास खत्म भी हो जाएगा। बहुत तेजी से वहाँ क्लासेस चल रहे हैं और उसके बाद जो है ना, उस क्लास में जो है थ्योरी पढ़ा के यहाँ पर आप लोग का एमसीक्यू प्रैक्टिस होता है। तो जो लोग अगर नए होंगे, उनको जुड़ना चाहते होंगे, तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एएससी अकाडमी, आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, सर्च कीजिएगा और वहां से आप लोग डिटेल में समझ सकते हैं। यहाँ एनसीईआरटी एससीईआरटी जो है ना, पढ़ना नहीं समझना है, अच्छे से वहां समझाया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आएंगे लोग उसी सौर मंडल चैप्टर से रिलेटेड। जो है पिछले सेट में मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें मैंने पढ़ाया था कि उस चैप्टर से रिलेटेड खुद का जो क्वेश्चन बना हुआ था, वो क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, जो जिसमें बहुत सारे इजी इजी क्वेश्चन थे। और मैंने आपसे कहा तभी कि उस चैप्टर से रिलेटेड जो है ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उससे क्या पता चलता है, उसे ये जानकारी हो जाता है कि चैप्टर जो है, इस चैप्टर से कैसे आयोग क्वेश्चन बनाता है। जैसे सामने पहला क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था या किससे संबंधित है? तो पहली बात, ये दिया किसने था तो याद रखिएगा, जॉर्ज लेमेंतेरे। किसने भैया? जॉर्ज लेमेंतेरे। जॉर्ज लेमेंतेरे, ठीक है। जॉर्ज लेमेंतेरे जो है एक पादरी थे। पादरी काफी प्रसिद्ध हैं, बहुत ज्यादा फेमस है और इनका सिद्धांत भी काफी ज्यादा फेमस है। ये जो सिद्धांत दिया गया था ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था, कैसे हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई, उत्पत्ति हुई। बहुत ही अच्छे से इसको मैंने बताया आप सभी को थ्योरी क्लास में। यहाँ जी दूसरा जो है, बिग बैंग सिद्धांत को निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। मतलब जो है वही बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत, ये किसके बारे में बताता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है। किसके उत्पत्ति के बारे में? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा जो है वर्गीकृत की गई है, किसमें बांटा गया आकाशगंगा को? तो आकाशगंगा जो है ना, क्या आकाशगंगा जो है, पहली बात आकाशगंगा किसे कहेंगे? बहुत सारे तारों का ग्रुप आकाशगंगा कहलाती है। लगभग 100 अरब से ज्यादा, 100 अरब से ज्यादा तारों का ग्रुप, वो सब क्या कहलाएगी? आकाशगंगा कहलाएगी। और वैसे वैसे आकाशगंगा पूरे ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा है, असंख्य है, दुनिया भर के। मतलब क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये मान के चलिए कि ये हो गया तारों का ग्रुप, ये हो गया तारों का ग्रुप। इस तारों के ग्रुप में ढेर सारा तारा है। क्या है? ढेर सारा तारा है। लगभग 100 अरब तारे हैं। कितने भैया? 100 अरब तारे हैं। इन 100 अरब तारों में, 100 अरब तारों को ये क्या बोला गया? आकाशगंगा बोला गया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशगंगा है, बहुत सारे आकाशगंगा। क्या भैया? बहुत सारे आकाशगंगा है। हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? तो मिल्की वे। मिल्की वे, उसी को बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं भैया? मिल्की वे को हिंदी में बोलते हैं मंदाकिनी। क्या बोलते हैं भैया? मंदाकिनी। और दूसरी जो आकाशगंगा नजदीक है तो बहुत सारे आकाशगंगा ब्रह्मांड में, दूसरी जो आकाशगंगा नजदीक, उसका नाम है देवयानी। क्या नाम भैया? देवयानी। याद रखिएगा, देवयानी है कि नहीं है? अब आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे या जानते भी होंगे कि जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह होता है वो सूरज का चक्कर लगाता है और जो सूरज होता है वो आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। याद रखिएगा, हर चीज जो है ना, किसी न किसी का चक्कर काट रहा है कि नहीं है? किसी न किसी का चक्कर काट रहा है। सूरज जो होता है ना, सूरज इसी असंख्य तारों में से एक तारा है सूरज। यानी इसमें से जो बोले हैं कि 100 अरब तारे का ग्रुप है, इसी ग्रुप में एक जो है सूरज भी है। सूरज भी
इस चक्कर इसका लगाते रहता है। क्या लगाता है? इसका। 25 करोड़ वर्ष में ये एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर पूरा करता है। सूरज का भी घूर्णन और परिक्रमा सब होता है, बताएंगे डिटेल से। पहले कह रहा है कि आकाश गंगा जो है ना, अब ये कह रहे हैं आकाश गंगा जो है, ये आकाश गंगा, ये इसकी इसकी अगर आकृति देखा जाए तो किस तरह घूमता है, तो सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार मतलब ऐसे सांप की तरह ऐसे है, ऐसे पूरा ऐसे गोल रहता था, बोलते कि गोल है, गोल रहता था बोलते गोल है, लेकिन ये सर्पिलाकार है, इस तरह से है, इस तरह से, ठीक है। इसको सर्पिलाकार या इसी को इंग्लिश में स्पाइरल बोलते हैं। आपका स्पाइरल वाला कोपिया रहता है ऐसे से, ऐसे रहता है कि नहीं रहता है? तो इसी तरह घूमता है, इसी तरह घूमता है, इसी तरह घूमता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का समय कितना लगा था? अभी जो बता रहा था कि कितना समय लगता है इसको आकाश गंगा चक्कर लगाना, 25 करोड़ साल लग जाता है। जैसे हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी इस सूरज का चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? कितना समय इसका चक्कर लगाने में? 365 दिन और 6 घंटा लगाती है। उसी तरह ये सूरज भी है ना, आकाश गंगा का, इस आकाश गंगा का चक्कर काट रहा है, इसका चक्कर काट रहा है, समझे? इसका चक्कर काट रहा है, तो इसको चक्कर काटने में कितना समय लग जाता है? इसको चक्कर काटने में, यानी कि सूरज को चक्कर काटने में कितना समय लग जाता है? 25 करोड़। ये आकाश गंगा का, इस आकाश गंगा का चक्कर लगाने में, इस आकाश गंगा इसका चक्कर लगाने में सूरज को लग जाता है 25 करोड़ वर्ष। कितना भैया? 25 करोड़ वर्ष लग जाता है, समझिए आप। अब ये आपको लग रहा है ये चक्कर काट रहा है, तो ये भी अपने जगह पर घूर्णन करता होगा। घूर्णन मैंने क्या होता है? अपने जगह पर घूमना, घुरी घुरी काटना, घूर्णन कहलाता है। अपने जगह पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अब ये अपने जगह पर जो घूमता है, जैसे पृथ्वी भी अपने जगह घूमता है कि नहीं घूमता है? पृथ्वी 24 घंटा में 24 घंटा में 24 घंटा में अपने जगह पर घूम जाता है। तो सूरज भी अपने जगह पर घूमता है। पता है कितना देर में घूर्णन होता है? 25 दिन और 33 दिन, दो अलग अलग है। 25 दिन 33 दिन, ऐसा का है भाई, ऐसा का है 25 दिन और 33 दिन, ऐसा का है, बता रहा हूं, यहां समझिए। दोनों इसको अलग अलग समय क्यों लगता है, यहां समझिए, आपको समझ आएगा अच्छे से। ये हो गया, क्या हो गया? सूरज हो गया। क्या हो गया? ये सूरज हो गया, ठीक है। ये सूरज हो गया, ये हो गया सूरज, ठीक है। ये क्या हो गया भैया? ये सूरज हो गया। क्या हो गया? ये पूरी तरह से सूरज हो गया। अब बता रहा हूं मैं आप सभी को, अरे समझा रहा हूं, ये समझिए। यहाँ पर ये सूरज हो गया, और ये जो हो गया ना बाहरी भाग हो गया। क्या हो गया? सूरज का बाहरी भाग, ठीक है। सूरज के बाहरी भाग, ठीक है। ये सूरज के बाहरी भाग। अब होता क्या है? होता क्या एक्चुअली में अगर देखा जाए होता क्या है, अगर ध्यान से देखा जाए, है ना, ध्यान से देखा जाए तो होता क्या है, ये वाला जो भाग है, ये वाला अंदर वाला जो भाग है, अंदर वाला भाग है, ये जो होता है ना, ये अंदर वाला भाग तेजी से घूम जाता है। ये घूम जाता है 25 दिन में, 25 दिन में। क्योंकि आपको पता है कि सूरज जो है ना प्लाज्मा है। प्लाज्मा माने क्या होता है? ना ही ठोस ना ही द्रव्य, माने गाढ़ा लिक्विड टाइप का है। तो ये अंदर वाला घूम जाता है, लेकिन बाहर वाला जो भाग है ना, ये बड़ा होने के कारण थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लगभग 33 दिन लग जाता है घूमने में। 33 दिन में बाहरी भाग का घूर्णन होता है और आंतरिक भाग का घूर्णन 25 दिन में हो जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था आईएएस प्री 1994 में, और बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। याद रखिएगा, इसको समय लगता है, सूरज को आकाशगंगा चक्कर लगाने में समय लगता है 25 करोड़ साल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग सूचक है। तो एक बार बताएं तो आप सबको, शायद पिछले क्लास में ही बताए थे या पता नहीं बैच में बताए थे, कि तारों का जो रंग होता है ना, कलर जो होता है ना, तारों कलर, एक तो नीला कलर होता है। क्या होता है भैया? नीला कलर, नीला या इसी को श्वेत बोला जाता है, सफेद, ठीक है। और एक जो होता है आपका जो है पीला कलर होता है, पीला कलर। और दूसरा जो होता है रेड कलर होता है, यानी लाल कलर है। क्या कलर? लाल कलर। 3 कलर के तारे होते हैं। अब ये 3 कलर जो दिख रहा है आपको, ये हाँ जी, मान के चलिए इसको बना देते हैं लाल कलर। क्या है? लाल कलर, ठीक है। लाल कलर बना दी। ऊपर जो है येलो कलर है। क्या भैया? येलो कलर है, थोड़ा सा येलो, मतलब जैसे अगर देखा जाए तो गोल्डन टाइप का ये हो गया, इस कलर का, ठीक है। इस टाइप का कलर हो गया। ये हो गया सूरज हो गया, ठीक है। ये भी सूरज हो गया, ये भी सूरज हो गया। और ऊपर वाला जो सूरज है क्या कलर है? नीले कलर का है। यहाँ पर नीले मतलब थोड़ा सा ये इस कलर का चमकते रहता है। अब इससे क्या बता रहा है? इससे ये बता रहा है ये सूरज या तारों का, सूरज भी तारा ही है, आपको पता है? नहीं पता है तो सूरज भी क्या है? एक तारा ही है, ठीक है। तो सूरज से कह रहा है का अलग अलग कलर होते हैं। वो जो कलर होता है ना, यानी सूरज के जो रंग है ना, वो रंग क्या बताता है? ये बताता है कि उसकी ज्योति,
है ना, उसकी दूरी नहीं, उसका ज्योति मतलब होता है उसका लाइट नहीं, ज्योति नहीं, या ताप होगा, उसका तापमान, तापमान, तापमान ये ज्यादा बेटर होगा, तापमान होगा, ठीक है, क्या होगा, तापमान होगा, उसकी तापमान बताती है। अगर उसके पास तापमान खूब ज्यादा है, यानी कि अब एकदम नया नया है, एकदम जवान है, यंग है, तब वो नीले कलर का रहेगा। किस कलर का? नीले कलर का रहेगा, याद रखिएगा। और अगर वो थोड़ा सा एजेड हो गया है, तब वो येलो कलर में बदलते जाएगा। और ज्यादा एजेड हो गया, यानी अब मरने के कगार पे आ चुका, तब लाल कलर का हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। आपको आगे पढ़ाऊंगा, है ना, कि रेड कलर का हो जाता है तारा जो है ना, उसको क्या बोलते हैं कि भैया अब तारे की खत्म होने का कगार पहुंच गया। जैसे सूरज का भी एक एज है, ये अपने एक के मतलब एक उम्र के बाद ये खत्म हो जाएगा, इसका भी एज है, अपने एज का आधा समय जी चुका है, आधा समय इसका बाकी है। 10 अरब ये जिएगा, 5 अरब जी चुका है, और 5 अरब बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है ना 13.2 अरब वर्ष पहले माना जाता है, 13.2 अरब वर्ष, या कहीं कहीं 15 अरब वर्ष भी कहा जाता है। सूरज की जो उत्पत्ति है वो 5 अरब वर्ष हो चुका है, मतलब 5 अरब वर्ष और जिएगा, यानी कि आधा जिंदगी जी चुका है, 50% जिंदगी जी चुका है, फिर 50% और जिएगा, उसके बाद सूरज हो जाएगा खत्म। तो रंग क्या था? रंग ताप को बता रहा था। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु की ग्रसित होते हैं कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो है ना कह रहा है कि वो सीमा, सीमा से तो आपको दिख रहा है, सीमा समय लिखा है, चंद्रशेखर सीमा, ये आंसर होगा, लेकिन कैसे आंसर होगा मैं बता रहा हूं आपको, यहाँ ध्यान समझिए। होता क्या कि सूरज अभी बोले हैं कि एक समय आने के बाद इसका इसका जो है ना लाइट खत्म होते जाता है। क्या होता है? लाइट खत्म होते जाता है, लाइट खत्म होते जाता है। और जब लाइट खत्म होगा तो इसमें क्या होगा ना कि आयरन की मात्रा बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। किसकी मात्रा बढ़ेगी? कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। किसकी मात्रा? कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। जब अभी जस्ट जो बताया, तारे जो होता है ना, तारे धीरे धीरे तापमान उसका कम होते जाता है, तब उसके तापमान कम होने के कारण ये जो होता है ना, ये धीरे धीरे आपका क्या होता है कि इसका कलर बदलते रहता है। कलर बदलता है, इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। ये कार्बन जो है ना आयरन में बदलते रहता है, कार्बन जो होता है आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी आयरन की वजह से ये लाल रंग के दिखने लगता है, यानी लाल दिख रहा है, इसका मतलब तारा अब जो है खत्म होने के कगार पे आ गया। तारा क्या हो गया? खत्म होने के कगार पे आ गया। उसके बाद ये तारों में क्या होता है ना, अत्यधिक उष्मा और ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब कैसे? दिया लास्ट में बुझने से पहले ऐसे धकधकाता है। देखते हैं कि दिया जब लास्ट हो जाता है, एकदम लास्ट उसका क्या बोलते हैं उसको, तेल खत्म हो जाए या उसकी रिफिल जो पूरी तरह से समाप्त होने वाला हो, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा कि लास्ट में देखिए ऐसे धधक के ऐसे बंद बुझ जाता है। तो वही जब तारा भी है ना, जब लास्ट होने वाला रहता है तो एक धधकता, बहुत जोर से धधकता है, और जोर से धधक के विस्फोट करता है, ब्लास्ट कर देता है, ठीक है, भयानक ब्लास्ट करता है, समझेंगे ना। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट के फलस्वरूप क्या होता है, पहले तो ये ब्लास्ट होने से पहले ये रेड कलर का हो जाता है, इसको लाल दानव कहा जाता है, लाल दानव। रेड कलर का जब हो जाता है तो लाल दानव में क्या होता है, महाविस्फोट होता है, भयानक तरीका से बवाक से फूट जाएगा। फूटेगा ना तो दो कंडीशन तैयार होगा। एक कंडीशन क्या होगा, एक कंडीशन जो है, जो तारा है ना, जो तारे हैं वो अपने द्रव्यमान से, यानी मास ऑफ सन या मास ऑफ स्टार है, ये अपने द्रव्यमान से क्या हो जाएगा, हो सकता है कि 1.5 गुना 1.45 गुना, है ना, गुना क्या हो, बड़ा हो जाए। 1.4 पूरा गुना जो है क्या हो जाए, गुना बड़ा हो जाए। या हो सकता है कि 1.45 गुना क्या है, छोटा रह जाए, छोटा रह जाए, ठीक है, गुना क्या हो जाए, छोटा रह जाए। दो कंडीशन होगा, या तो ये ब्लास्ट होगा तो 1.5 गुना बड़ा हो जाए, 1.45 का मतलब होता है 1.5 गुना, 1.5 गुना बड़ा हो जाए या 1.5 गुना छोटे रह जाए, ठीक है, 1.5 गुना से बड़ा या 1.5 गुना से छोटा रह जाए। अब ये कंडीशन को बारे में बताए थे ये चंद्रशेखर साहब, बताए थे 1934 के आसपास में बताए थे, ठीक है, 1930-40 के दशक में ये बताए थे। तो ये जब बताए थे तो उन्होंने कहा कि जो तारे जो है ना, एज के साथ जब इसका तापमान खत्म होता है तो ये ब्लास्ट करते हैं, ब्लास्ट करने पर ये 1.5 गुना बड़ा होता है या 1.5 गुना से छोटा रह जाता है। इस कंडीशन में जब बड़ा होता है ना, तो बड़ा होने के बाद ये न्यूट्रॉन बनता है, न्यूट्रॉन। इसी न्यूट्रॉन को पल्सर तारा भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पल्सर तारा, पल्सर तारा। पल्सर तारा खूब गना गन 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 नाचता है, खूब पल्सर मोटरसाइकिल की तरह समझिए, पल्सर बाइक एकदम भागता है तेजी में ना, उसी तरह
जैसे 1.5 गुना बड़ा हुआ तब पल्सर बन गया, मतलब न्यूट्रॉन या पल्सर तारा इसको कहा जाता है। ये बहुत तेज नाचता है और धीरे धीरे एक समय के साथ इसका घनत्व तो बढ़ते रहता है। तेज घूमने के कारण सब गोटिया आ जाता है, सब गोटिया आ जाता है, गोटिया आ जाता है, मतलब जितना है सब एक जगह इकट्ठा होता है। एक जगह इकट्ठा होगा ना तो घनत्व बढ़ेगा। जैसे कोई पेपर हो, जैसे मान के चलिए यहाँ मान के चलिए एक पेपर गिरा हुआ है, ठीक है, ये मान के चलिए पेपर है, ये पेपर ऐसे है। अब इसका घनत्व बढ़ाना क्या करेंगे, इसे ला दिए, इसे इकट्ठा कर दिए, इसको इकट्ठा कर दिए, क्या कर दिए, इकट्ठा कर दिए, पूरा एक दाब दुब के इसको एकदम इकट्ठा कर दिया, एकदम इकट्ठा कर दिए। अब क्या हुआ, पेपर वही है, पेपर वही है, देखिए एकदम खूब दाब दिए इसको। अब क्या हुआ, घनत्व इसका बढ़ गया, घना हो गया, घना हो गया कि नहीं घना हो गया, बहुत घना हो गया, घना हो गया, बहुत घना हो गया। उसी तरह वो तारा क्या होना, इतना बड़ा, उससे एकदम इकट्ठा होते होते एकदम घनत्व उसका बढ़ते बढ़ते भयानक घनत्व बढ़ गया। इतना घनत्व बढ़ गया कि अगर वो घनत्व बढ़ा हुआ चीज किसी से भी टकरा जाए ना, ब्लास्ट सबको खत्म कर देगा वो। उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं ब्लैक होल। क्या बोलते हैं भैया, ब्लैक होल। क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं उसी को, ब्लैक होल। बहुत खतरनाक घनत्व वाला रहता है। हम लोग ब्लैक होल में समझते थे ना कि ब्लैक होल जो होगा ना वो मतलब होल टाइप होगा, उसमें कुछ समा जाता है, नहीं। ब्लैक होल का घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, वो कुछ उसमें समाये नहीं, वो जिससे टकराएगा ना उसको ब्लास्ट, खत्म, उसको एकदम चकनाचूर कर देगा, समझ रहे ना। तो ये ब्लैक होल बन जाता है। और ब्लैक होल जो होता है ना, मतलब एक समझिए एक तरह से इतना खतरनाक घनत्व हो जाता है कि वो पता नहीं चलेगा और इतना तेज घूमते रहता है कि जब वो आएगा ना तो समय ही नहीं देगा, गायब। अगर वो ब्लैक होल पृथ्वी से टकराए या किसी भी ग्रह से टकराए तो पूरे चकनाचूर खत्म कर देगा, इतनी खतरनाक उसका घनत्व होता है ना, इतना खतरनाक होता है। ऐसे अंदाजन लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वहां की, अगर वहां के उस ब्लैक होल से कोई भी चीज उठाया जाए, जैसे कोई वहां से टुकड़ा उठाया जाए तो वो छोटा सा टुकड़ा 10 हाथी के वजन के बराबर होगा। मतलब ऐसे माना जाता है, होता नहीं है एक्चुअली में, लेकिन ऐसे अमूमन माना जाता है, इतना खतरनाक घनत्व होता है। अब मान के चलिए कि छोटा हुआ तो 1.5 गुना बड़ा नहीं हुआ, 1.5 गुना से छोटे रह गया, तब क्या होगा, 1.5 गुना से छोटा रह गया ना तो श्वेत, मतलब व्हाइट कलर का हो जाएगा, व्हाइट कलर के, एकदम उजोर टाइप का हो जाएगा, व्हाइट कलर का। जैसे वही चीज बता रहे थे कि व्हाइट कलर का हो जाएगा, एकदम उजोर, लाइट एक मारेगा, एकदम कहेगा कि अब हम जाते हुए खत्म होने वाले हैं, व्हाइट कलर हो जाएगा। इसको बोलते हैं व्हाइट वामन। क्या बोलते हैं, व्हाइट वामन। और यही धीरे धीरे खत्म होकर ब्लैक वामन बन जाता है, यानी काला वामन। काला वामन जब हो जाएगा ना तो दिखबे नहीं करेगा, ब्रह्मांड में ये घूमते रहेगा, मतलब कि तारा का प्रकाश, लाइट सब खत्म, अंधेरा होके गायब हो गया। इसी कहानी को बोला गया चंद्रशेखर सीमा। ये जो लाइन है ना, इसी चंद्रशेखर सीमा को बोला गया कि ये कंडीशन बताया चंद्रशेखर सिंह ने, बताया, जो भारत के महान वैज्ञानिक थे। बड़ा वैल्यू है इनका, है ना। आगे जी, इस चंद्रशेखर सीमा के अगर ना बताते ना तो बहुत सारी चीज पॉसिबल नहीं हो पाता। बहुत ज्यादा फेमस आदमी है, बहुत ज्यादा अंतरिक्ष मिशन में इनका बहुत काम आता है, या बहुत सारी चीजें में इनका काम आता है। श्याम वीबर, श्याम वीबर मतलब कि वही ब्लैक होल। ब्लैक होल होता है, क्या होता है भैया, ब्लैक होल जो होता है ना, उसी को देखिए हिंदी में लिख दिया है श्याम वीबर, या इसी को ब्लैक होल बोलिए, ठीक है, ब्लैक होल, ब्लैक होल बोलिए। ब्लैक होल क्या होता है भैया, तो ये क्या होता है, सिमट गया तारा है, सिमट गया, पूरी तरह से सिमट गया। अभी कहानी समझ आया कि नहीं समझ आया। अगला जी, यूपीपीसी से पूछा था, देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा था। तारों का, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सी है। तो तारों में जो घटित होती है, एक तो ओजोन क्षेत्र, तो ये तो वायुमंडल संबंधित है। इंद्रधनुष तो बारिश संबंधित है। धूमकेतु, धूमकेतु तो तारा संबंधित नहीं है, ये तो छोटे छोटे धूल कण के, धूल कण है, चट्टान है, ठीक है। कृष्ण बीबर यानी कि ब्लैक होल है, ब्लैक होल। ये भी देखिए नाम देखिए कितना बदल रहा है, कृष्ण बीबर बोलेगा, काला बीबर बोलेगा, ये सब ब्लैक होल को इंग्लिश में। जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछे, देखिए यूपीपीसी में क्वेश्चन पूछा है इस तरह का, जब भी क्वेश्चन पूछे ना तो आपका कीजिएगा इंग्लिश वाला जरूर पढ़िएगा, इंग्लिश वाला। जैसे पिछले एग्जाम में आप लोग दिए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि एक क्वेश्चन में हर्षवर्धन वाला में कंफ्यूजन हुआ था, जो 5वीं बौद्ध संगीति हुई थी, है कि नहीं, इंग्लिश में दूसरा दिया था, हिंदी में दूसरा दिया था। ये जो क्वेश्चन है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। अब वही आ गया कृष्ण छिद्र। अब देखिए कितना खतरनाक नाम लिखा है, कृष्ण मतलब काला, छिद्र मतलब होल, मतलब ब्लैक होल सिद्धांत। वाह, किससे संबंधित है भैया, तो कहाँ गया, चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर से, चंद्रशेखर सीमा इसी से संबंधित है, इन्होंने ही तो दिया था चंद्रशेखर सीमा।
नाम देखिए कितना खतरनाक है, सब यूपीपीसीएस देख रहे हैं कितना खतरनाक खतरनाक मतलब बदल रहा है। अब ये सही नाम दिया। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था? किसने दिया था भैया? एस चंद्रशेखर ने दिया था, है ना। ये सारी चीजें समझा दी। अब फटाफट क्वेश्चन बनेगा आपको। यहां जी ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है का कथन दिया है, ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं देख सकते, ये इतना तेज चलता है कि पॉसिबल ही नहीं है देख पाना। छिद्र, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी नहीं, प्रकाश कर भी इससे बचकर नहीं निकलने देता है। उपयुक्त वक्तव्य में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही? दोनों बिल्कुल सही है। इतना खतरनाक होता है कि प्रकाश भी गुजर नहीं पाता इससे। दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बहुत ज्यादा सही है। अगला जी, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है, बिल्कुल नहीं आने देता है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत अधिक घनत्व होता है, उच्च घनत्व के कारण, एकदम भयानक घनत्व। अभी बताएं कितना खतरनाक, आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ था 2000 में। दिख रहा है? आगे आ जाइए। अब बताइए, क्वेश्चन छूटेगा इस तरह क्वेश्चन पूछ देता। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा जो कहानी आपको सुना रहे थे कि जब तारा जो होता है ना, लाल दानव, बताएं कि लाल दानव हो जाता है जब उसमें आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, जब रेड कलर का हो जाता है तारा, लाल दानव। और जब विस्फोट होता है उसी को बोला जाता है सुपरनोवा। क्या होता है? सुपरनोवा। सुपरनोवा किससे समझ लेते हैं? सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा यानी मरने वाला तारा, सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा सुपरनोवा कहलाता है। ठीक है, आगे जाइए। अगला क्वेश्चन आते लो यहां जी। कह रहा कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? ठीक है, अब तारामंडल में दो कंफ्यूजन है। एक तो कोई बोलता है कि 89 को तारा, कोई बोलता है कि 88 को तारा। हालांकि बीपीएससी जो है इसको 88 को मानता है। कितना मतलब? ये 88। तारामंडल 88 है, बीपीएससी माना था। हालांकि बहुत सारी जगहों में 89 को भी देता है तारामंडल, किताब के अनुसार मैं बता रहा हूं, जैसे आप लोगों को पढ़ाया गया है। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय वस्तु नहीं है? मतलब खगोलीय वस्तु नहीं है। तो इसमें से खगोलीय वस्तु आपको नहीं दिख रहा है, कौन सा जो है खगोलीय वस्तु नहीं है? कृष्ण मास्टर। कृष्ण मास्टर नहीं होता, कृष्ण छिद्र होता है। कृष्ण मास्टर नहीं, कृष्ण छिद्र होता है। अभी जस्ट पढ़े कृष्ण छिद्र होता है, तो यही हो जाएगा, ये खगोलीय वस्तु नहीं है। क्योंकि कृष्ण छिद्र रहता यानी ब्लैक होल तब हो जाता, तब हो जाता। ठीक है, कृष्ण छिद्र होता है कि नहीं? खगोलीय मतलब क्या होता है कि आसमान में मौजूद सभी प्राकृतिक चीजें खगोलीय पिंड कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता? अब ये अंतरिक्ष में कौन नहीं पाया जाता? पल्सर तो तारा है, ये तो बहुत तेज चलने वाला तारा है, ये तो है, ये है। ब्लैक होल तो है, ये है। क्वेसर जो है ये भी है, ये है। ठीक है, ब्रीटल स्टार जो होता है ना, जैसे कि स्टार फिश जो होता है, स्टार फिश ये क्या है? स्टार फिश ये मछली है, समुद्री मछली, मतलब सी फिश है। ठीक है, सी फिश एक मछली है, सी मतलब समुद्र की प्रजाति। ये भी जो है ना, ब्रिटल स्टार एक समुद्री प्रजाति है, ये अंतरिक्ष से संबंधित इसका नहीं है संबंध। अगला, निश्चित आकृति, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? मतलब कि तारों का ग्रुप बन गया, जैसे तारों का ग्रुप बन गया, तारों का ग्रुप बन गया, तो उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे नक्षत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नक्षत्र बोलेंगे लोग। ठीक है, तारों ग्रुप क्या कहलाएगा? नक्षत्र कहलाएगा। ये तारामंडल कहलाएगा। नक्षत्र भी कहलाएगा, तारामंडल भी कहला सकता है। ठीक है, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी। इस तारे का नाम बताइए। तो एक्चुअली में क्या होता है ना कि हब्बल टेलीस्कोप जो है, ये हब्बल टेलीस्कोप बहुत पावरफुल टेलीस्कोप है। इससे क्या होता है ना कि सूरज के अलावा एक दूसरे तारा का देखा गया जिसका नाम था बीटल ग्यूस। क्या नाम था भैया? बीटल ग्यूस जो है, इसको देखा गया था। याद रखिएगा, दूसरा जो है ना, ये चमकीला तारा है जो लगभग 650 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से। 650 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, एक चमकीला एक तरह से तारा कह सकते हैं सूरज के बाद। ठीक है, अगला जी, निम्नलिखित में कथन पर ध्यान दीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच में स्थित अंतरिक्ष यान बैठे एक व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा भैया? तो उसको दिखाई पड़ेगा कि आकाश जो है ना स्याह काला है, मतलब कि स्याह काला मतलब एकदम काला है। ठीक है, तो बिल्कुल सही, काला तो दिखाई देवे करेगा। तारे टिमटिमाते नहीं है, ये भी सही है। तारा टिमटिमाते हुए थोड़ी दिखाई देगा, है कि नहीं है?
अंतरिक्ष यान के बाहर का तापमान पृथ्वी के तल के तापमान से कहीं अधिक नहीं कम होता है। कम होता है तापमान जो होता है ना बाहर में कम रहता है, क्योंकि जितना ऊंचाई पर जाइए तापमान कम होता जाएगा। वो तो वायुमंडल से बाहर निकल जाएगा तब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ए और बी बिल्कुल सही है। ए और बी आज किस में सही दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए और बी, एक और दो सही यहाँ पर। ए और बी यानी एक और दो, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए, प्रकाश वर्ष क्या है? ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा, एमपीपीसी से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये तो दूरी का है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। जैसे कैसे कपड़ा आप लोग मीटर में लेते हैं, लोग सामान किलोग्राम में, उसी तरह दूरी का एक प्रकाश होता है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कहा जा सकता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो तारों का मध्य जो है वो भी प्रकाश वर्ष से ज्ञात किया जाता है। किससे भैया? प्रकाश वर्ष से। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वो अवस्थित है। क्षितिज बनता है ना, खासकर विषुवत रेखा जो होती है ना, विषुवत रेखा यहां से कोई चीज ऐसे दिखाई दे रहा है तो इसको बोलते हैं, ये जो दूरी है ना, ये आभासी दूरी, मतलब कि धरती से जो चीजें दिखाई दे रही है उसको काल्पनिक जो दूरी है इसको बोलते हैं क्षितिज। क्या बोलते हैं? ये क्षितिज बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे नजदीक आएंगे ये और ऊपर दिखाई देगा, और ऊपर दिखाएगा, ये और ऊपर देगा। खासकर ये ध्रुव तरफ में ऐसे ही होता है। तो विषुवत रेखा पर अवस्थित होता है। क्या होता है? विषुवत रेखा पर अवस्थित होता है। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, उसने अपने गांव जाना चाहता था। वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। वहां से क्या था? पूर्व में था, यानी कि वो गांव जाना चाहता था और उसका घर था पूरब साइड, यानी इधर था, ईस्ट में, पूरब में उसका घर था जहां खड़ा था। मान के लिए रेगिस्तान है, इसके पूर्व में इसको जाना था। अब वो क्या है कि पूर्व में उसको जाना था, क्या गया, पर उसने ध्रुव तारे से पहचान लिया, ध्रुव तारे से। अब वो आसमान में ध्रुव तारा देखा। क्या किया? आसमान में ध्रुव तारा देखा, आसमान में ध्रुव तारा। ठीक है, आसमान में उसको क्या दिखाई दिया? ध्रुव तारा दिखाई दिया, ध्रुव तारा। अब उसको गांव जाने के लिए वो निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग को अपनाएगा? यानी ध्रुव तारा जैसे ही दिखाई देगा तो आपको पता चल गया किस दिशा को? नॉर्थ, उत्तर दिशा को। जब उत्तर दिशा ध्रुव तारा, मान के चलिए कि ध्रुव तारा इधर दिख रहा है उत्तर दिशा में, तो ये नॉर्थ हो गया। सीधा सीधा समझ आएगा कि ये हो गया आपका कौन सा? पीछे वाला साउथ हो गया, दक्षिण हो गया। जब ध्रुव तारा उत्तर में है तो पीछे वाला आपका दक्षिण हो गया। इसको लेकिन जाना था पूरब में, तो ये पूरब जाने के लिए अपने बाएं ओर देखेगा। बाएं मतलब लेफ्ट, इस साइड आपका जो भी लेफ्ट राइट होगा। ठीक है, तो अपने बाएं तरफ जब घूमेगा ना तब उसको क्या दिखाई देगा? आपका पूरब दिशा दिखाई देगा। यानी ध्रुव तारा उत्तर में है, पीछे वाला चीज हो गया दक्षिण, बायां हाथ हो गया पूरब, और दाहिना हाथ यानी राइट हो गया पश्चिम दिशा। तो जिधर जाना चाहते जा सकता है वो। ध्रुव तारा से किधर जाएगा? बाएं ओर रख के जाएगा, ध्रुव तारा से बाएं तरफ रख के जाएगा। अगला जी, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करता है, जिस करे कि ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है। अच्छा, किस तारामंडल से हमें ध्रुव तारे के बारे में पता चलता है? अच्छा, बिल्कुल ये सही है। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, इसको आपको मैं समझाया भी था क्लास वाला में। ये हो गया, मान के चलिए ध्रुव तारा। क्या हो गया भैया? ध्रुव तारा। 1 2 3 4 5 6 7। मैं बोला था क्या, ये जो ऋतु और पुला, ये सब ऋषि मुनि का नाम पर रखा गया। 7 सप्तर्षि, इसीलिए बोला था 7 ऋषि। इससे ठीक ऋतु पुला को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा से ठीक सामने देखेंगे तो एक तारा दिखाई देगा। यहाँ पर एक तारा दिखाई देगा। क्या दिखाई भैया? एक तारा दिखाई देगा। ये तारे को क्या बोलेंगे? इस तारे को बोलेंगे क्या? इस तारे को बोलेंगे ध्रुव तारा। क्या बोलते हैं भैया? ध्रुव तारा। सप्तर्षि से दिखाई देता है। ठीक है, काटो जी, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आते लो, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक शब्दावली से संबंधित नहीं है? मतलब क्या है कि आंतरिक से संबंधित नहीं है? तो ये टेली मीटरिंग, भारहीनता, सेलुलर जो है, ये सब हो जाएगा किसी संबंधित, आंतरिक संबंधित। लेकिन बाइट जो होता है ना, ये बाइट ये जो है कंप्यूटर संबंधित है। आप पढ़े होंगे, एक बाइट 1024 बाइट एमबी में बदल जाता है, एमबी जो होता है जीबी में बदलता है, जीबी टीबी में बदलता है कि नहीं है? तो ये बाइट जो है कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। अगला जी, कभी कभी समाचार में इवेंट होराइजन, सिंगुलरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल्स जैसे शब्द
किस शब्द के लिए आते हैं? तो ये सभी शब्द जो है ना ब्रह्मांड के लिए प्रयोग होता है। ब्रह्मांड का प्रेक्षण किया जाता है या बोध किया जाता है, तो ये सब शब्द का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब ब्रह्मांड से संबंधित शब्द है। ये हो गया क्लास आप लोग का ओवर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब रहा कि ये चीजें आपको अगर पढ़नी होगी इस तरह से थ्योरी पढ़ना होगा, तो बैच में जो है ना इतने मजेदार तरीके से बैच को पढ़ाया जा रहा है। लगभग 4-5 दिन हुए, उतने दिन में कम से कम आपको 14 क्लास मैं अपलोड कर चुका हूँ, 14 क्लास करा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। बहुत डिटेल वे में चीजों को एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड दोनों एक साथ एक ही समय में एट ए टाइम, जैसे पहला चैप्टर एनसीईआरटी पढ़ा रहा था उसी समय बिहार बोर्ड को दोनों एक साथ पढ़ाता हूँ। उससे क्या होता है कि आपको जो है पता चल जाता है कि दोनों में डिफरेंट क्या है, कौन सी पॉइंट है जो अलग अलग डाटा दी गई है, ऑन द स्पॉट आपको पता चल जाता है, आपको समझ आ जाता है। तो क्लियर रूप से क्लियर कट चीजें समझ आ जाती है। तो आपको भी अगर ज्वाइन करना होगा तो क्या कीजिएगा, फटाक से जाइएगा, ये वाला जो है ना सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में। नहीं मिलेगा तो हम लिंक जो है ना क्या करेंगे, लिंक जो है क्या करेंगे ना कमेंट में डाल देंगे लिंक, ठीक है, कमेंट में डाल देंगे। वहां से आप लोग क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐसे भी इसको तो आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारा पीडीएफ, नोट्स, एमसीक्यू, बहुत सारी चीजें इसमें मिलने वाले हैं। धीरे धीरे समय के बाद जो है ना आपको बहुत कुछ मिलेगा। जैसे जैसे एग्जाम आएगा, जैसे एसआई का एग्जाम आया, जैसे आपको टीआरई वाला एग्जाम आया, जैसे मान चलिए कांस्टेबल वाला एग्जाम आया, हर एग्जाम से रिलेटेड एक स्पेशल नोट्स लेके आऊंगा जो बहुत तगड़ा होगा, एनसीईआरटी बिहार बोर्ड से रिलेटेड बहुत जबरदस्त तरीके से बने रहेगा। और एमसीक्यू जो है ना, ये जितने भी एमसीक्यू चल रहा है, ये सारे एमसीक्यू जो है आपको जो है समय पर धीरे धीरे जो है आपको एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएंगे, वहां से आप चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पर, इस तरह का लोगो आपको दिखेगा। ये लोगो ध्यान रखिएगा, लोगो मेन चीज है, क्योंकि हम लोग का चैनल का लोगो दूसरा है और एप्लीकेशन का लोगो दूसरा है। ये लोगो जरूर देख लेना, ये लोगो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये लोगो आपको दिखेगा और इस लोगो को देखने के बाद इसको खोलिएगा, तो खोलने के बाद इस तरह का इंटरफेस जो निकलता है, जिसमें उसमें देखिएगा एक तरह का पेज बन रहेगा, उसमें अपना यूट्यूब वाला लोगो रहेगा, ठीक है। और वहां से क्या कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, ज्वाइन करके डाउनलोड करके रख लीजिएगा। अगर बैच देखिएगा तो 6-7 बैच उसमें दिखेगा, 6-7 बैच, जिसमें एक एक करके बैच दिया हुआ है। जैसे टीआरई 1 to 5 दिया है, 1 to 5 में लिखा है विश्वास बैच, विश्वास बैच। उसके बाद से दूसरा लिखा है 6 to 8 और 9-10 एक ही में है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए एक कर दिया हूं कि आपका ज्यादा पैसा खर्चा ना हो, इसीलिए मैं आपके लिए बचाने के लिए एक ही में कर दिया हूं। इसका नाम है सफलता बैच। क्या नाम है भैया, सफलता बैच। तीसरा जो है नाम है वर्दी बैच, वर्दी बैच, जिसमें 2 तरह का है, एक जो है वर्दी है और एक जो है सिपाही बैच है। क्या है, सिपाही बैच, मतलब चौथा जो है क्या है, सिपाही बैच, जिसमें कांस्टेबल की तैयारी होगी, बिहार एसएससी की तैयारी हो जाएगी, और वर्दी बैच में भी आपका एसआई की तैयारी हो जाएगी। बिहार एसएससी जो है ग्रेजुएशन लेवल का होगा, है ना, सीजीएल होगा, उसकी तैयारी हो जाएगी। और उसके अलावा जो है 5वां जो बैच है उसको ज्ञान बैच नाम दिया हो। ज्ञान मतलब हिस्ट्री का संपूर्ण ज्ञान चाहिए तो वो ले लीजिए। 6ठा जो बैच है वो भी ज्ञान बैच है, लेकिन वो ज्योग्राफी का है, संपूर्ण भूगोल का। उसमें जो है फाउंडेशन की तरह डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बहुत कम चार्ज, मिनिमम चार्ज में 200, 300 ऐसे चार्जेस में, 400 ऐसे मिनिमम चार्ज में। ऑफर में तो कभी कभी आपको पता है कि 140 में भी पहुंच जाता है, 220 में पहुंच जाता है। तो आप लोग डाउनलोड किए रहिएगा ना, तो ऑफर भी मिलेगा, तो पता चल जाएगा। या कोई बहुत बड़ा चार्ज है नहीं, बहुत कम चार्ज है। क्लासेस अगर रियली में करना चाहते होंगे तो कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोग को बेहतर लग रहा होगा। जिनको भी जुड़ना होगा जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक भी मैं कमेंट कर दूंगा, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आप लोग को बेहतर लग रहा होगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे। और कोई सूचना लेना होगा तो हमारा नंबर जो है एनी टाइम बताता हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ, हम जो है वो फर्जीवाड़ा वाला बात नहीं है। नंबर इसलिए देते हैं कि जानबूझ के कॉल कीजिए। हाँ, इस पे जेन्युइन तरीके से किसी भी समय एनी टाइम आप कभी भी कॉल कीजिएगा। मोबाइल अगर ऑन रहेगा, मोस्टली क्या होता है क्लासेस में मैं बंद कर देता हूँ, ऑफलाइन क्लास वगैरह रहता है, डिस्टर्ब ज्यादा हो जाता हूँ। तो अगर बंद रहेगा तो व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर मुझे बात करनी है, या भाई मुझे बात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। समय रहते मैं आप लोगों से कॉल कर लूंगा, बात कर लूंगा, ठीक है। अगर समय नहीं रहेगा तो बता दूंगा कि इस समय आप लोग कॉल कर लीजिएगा, बात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस पे जरूर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोग को जो समस्या पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ना भागने वाला ना जाने वाला। इस तरह का नहीं है कि मैं मोबाइल नंबर छुपा कर रखता हूं। बहुत सारे लोग रहते हैं जैसे बैच बेचेंगे मोबाइल नंबर गायब, बंद।
पढ़ना तो पढ़ो, नहीं तो जाओ तो जाओ। मैं कह रहा हूँ ये नंबर जो है ना ताउम्र नहीं बंद होगा, हमेशा ये रहेगा। एनी टाइम लाइफ में कभी भी सक्सेस हो जाइए, कहीं पहुंच जाइएगा, हमेशा कॉल कीजिएगा, नंबर एनी टाइम चालू मिलेगा, क्योंकि इस नंबर के एक अलग ही इतिहास है। फिर कभी बताऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।